नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आपके साथ आज मैं फिर से आज हम चर्चा करने वाले हैं गणित की पहली क्लास। जो हमारी ये क्लास है ये स्पेशली राजस्व लेखपाल के लिए तो है ही है, लेकिन ऐसा कोई भी एग्जाम जो आप रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 आ रहा है अगर आप देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का डिवाइड रिजल्ट आया है और आप सभी लोग इसमें लग जाइए, गणित पर विशेष फोकस करिए। राजस्व लेखपाल जो हमारे भाई बहन देने जा रहे हैं मुख्य रूप से इस चैप्टर पर फोकस करें, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल जरूर मिलेंगे। ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें गणित आती है और ऐसा कोई पेपर नहीं बनता है जो बिना संख्या पद्धति के बन जाए। तो इस वीडियो में हम गणित का ये पहला वीडियो है और बिल्कुल हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल हम जीरो से आपको सिखाएंगे। जो हमारे भाई बहन जिनको गणित नहीं आती है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लगातार मेरे सभी वीडियोस गणित के देखेंगे तो यकीन मानिए कि अगर आपके पास गणित की समस्या है, आपको समझ में नहीं आती है, तो यकीन मान लीजिए आपको मेरी बताई हुई गणित जरूर समझ में आएगी, क्योंकि मैं आपको आपकी ही भाषा में समझाऊंगा और गणित के सवालों को, कठिन से कठिन सवालों को मैं इतनी आसानी के साथ बताऊंगा कि आप बिल्कुल उनको चुटकियों में हल कर लेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे की बात को शुरू करते हैं। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, कट मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और गणित में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स में बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे हम शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे गणित का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है संख्या पद्धति, यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। यानी कि गणित को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनके अंकों को समझना होता है। कौन से अंक किस प्रकार के होते हैं, उनका क्या महत्व है, कौन से ऋणात्मक होते हैं, कौन से धनात्मक होते हैं। पहले जब हम अंकों को पहचानना सीख जाएंगे तभी हम सवालों को आसानी से लगा पाएंगे। कौन सी संख्याएं कैसी होती हैं, पहले इसके विषय में हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके बाद अगली वाली वीडियो जो हम लेकर के गणित के आएंगे उसमें हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे धन पूर्णांक। दोस्तों याद रखिएगा कि धन पूर्णांक कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आप शब्द पर ध्यान दीजिए, धन। धन का मतलब होता है पैसा, रुपया, यानी पॉजिटिव। इंसान के पास पैसा रुपया कब होता है? जब वो धनी होता है, पॉजिटिव होता है। तो धन पूर्णांक में अंक भी कैसे होंगे? पॉजिटिव। देखिए 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 6 कब तक गिनते रहें? जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर ये अंक कभी भी खत्म नहीं होंगे, इसीलिए अंत में हमने लिख दिया है क्या? अनंत। तो याद रखिएगा मित्रों, अगर आपसे पूछ ले कि धन पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो धन पूर्णांक में एक बात याद रखिएगा, ना ही माइनस वाली संख्या आती है और ना ही इसमें जीरो शामिल होता है, क्योंकि जीरो एक ऐसी संख्या है, उदासीन संख्या है, जो जिसके साथ बैठ जाता है उसकी वैल्यू को वो बढ़ा देता है। अगर ऋणात्मक संख्या के साथ बैठेगा तो ऋणात्मकता को बढ़ाएगा और धनात्मक संख्या के साथ बैठेगा तो धनात्मकता को बढ़ाता है। इसीलिए हम धन पूर्णांक में जीरो को हम शामिल नहीं करते हैं। इस बात को आप मित्रों याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दोस्त होते हैं छोटी सी गलती कर जाते हैं और धन पूर्णांक में जीरो को शामिल कर लेते हैं। तो धन पूर्णांक कहां से शुरू होगा दोस्तों? 1 से लेकर के अनंत तक। इसके बाद नंबर 2 पर आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मित्रों क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वो होती हैं कि जब हम धन पूर्णांक में 1 को शामिल कर लेते हैं, यानी जीरो को जब हम शामिल कर लेंगे तो वह संख्याएं बन जाती हैं पूर्ण हो गई, कंप्लीट हो गई। क्योंकि बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जैसे 10 है, 20 है, 100 है, जब तक इनमें हम जीरो का प्रयोग नहीं करेंगे ये संख्याएं पूर्ण मानी नहीं जाएंगी। 10 लिखना है तो आप कैसे 10 लिखेंगे? क्या बिना जीरो के आप 10 लिख सकते हैं? क्या बिना जीरो के आप 100 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो उनको पूर्ण करने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? जीरो का। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो जीरो है ना मित्रों, ये हमारे भारत की देन है पूरे विश्व को। आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा, उनकी किताब का नाम आर्यभट्टीय भी आपने सुना होगा, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। और आपने 2 पंक्तियां भी सुनी होंगी,
देता न दशमलव भारत तो, चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो इन पंक्तियों को याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा, शून्य पूरी जो विश्व को धरोहर है वो हमारे भारत की है। तो चलिए पूर्ण संख्या मित्रों याद रखिएगा, अगर धन पूर्णांक में हम जीरो को जोड़ दें तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आता है ऋण पूर्णांक। देखिए मित्रों, ऋणी व्यक्ति कौन होता है? जिसके ऊपर कर्जा होता है पैसों का, जिसको बहुत सारा धन जिसने उधार ले रखा है। तो ये संख्याएं भी देखिए यहाँ पर अनंत से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे मित्रों? बिल्कुल उल्टा, धन पूर्णांक का बिल्कुल उल्टा है क्या? ऋण पूर्णांक। वो अनंत पर खत्म होता था और जो ऋण है वो अनंत से शुरू होता है। ऋण की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, इसीलिए अनंत से शुरू होगा और कहां पर आकर के खत्म होगा मित्रों? -1 पर। यानी कि अनंत से लेकर के -1 तक की संख्या, जितनी भी दुनिया की संख्या है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये सारी संख्या कैसे होंगी मित्रों? ऋण पूर्णांक होंगी। तो मेरे ख्याल से तीनों चीजों आपको तैयार की होंगी। और अब हम आगे बात करते हैं चौथी पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होते हैं? अब कुछ नहीं करना है मित्रों, ये जो हमने ऊपर तीनों लिख के आए हैं ना, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य, इन तीनों को अगर हम शामिल कर लें, यानी कि शून्य भी शामिल कर लेंगे, जो संख्याएं माइनस में लिखी हैं उनको भी शामिल कर लेंगे, और जो संख्याएं पॉजिटिव हैं प्लस में हैं उन तीनों को अगर हम शामिल कर लें तो हमारा बन जाता है पूर्णांक। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको पता चल गया होगा। इसके बाद आता है मित्रों सम संख्या। सम मतलब क्या? कहीं सम कर दो, बराबर कर दो। और बराबर कोई चीज कब होती है? जब बिना काटे पीटे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बराबर बांट दी जाए सम में। तो सम का मतलब क्या? कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए कोई भी दुनिया की संख्या हो, कोई भी आप संख्या ले लीजिए 1 से लेकर अनंत तक, वह एक और स्वयं से जरूर विभाजित होती है। इसीलिए अगर कोई संख्या 1 और स्वयं से विभाजित है तो हम ये नहीं कह सकते कि वह सम संख्या ही होगी, क्योंकि 5 भी 1 से भी विभाजित है, 5 से भी। ठीक है, तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पहाड़ा लग जाए, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी ऐसी सारी संख्याएं जिसमें 2 का पहाड़ा लग जाए, समझ जाइए वो कैसी होंगी मित्रों? वो सम संख्याएं होंगी। इसके बाद नंबर 6 पर आते हैं विषम संख्या। यानी कि यहाँ पर क्या था कि 2 से कट जाए सम, और उसका उल्टा अगर हम बोले, विलोम बोले, कि ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें वो क्या कहलाएंगी? विषम। तो मेरे ख्याल से कौन कौन से संख्याएं होंगी? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये क्या कहलाएंगी? ये संख्याएं हमारी कहलाएंगी विषम संख्याएं। और इसके बाद आते हैं भाज्य संख्याएं। नाम में ही भाज्य है, नाम में ही क्या है? भाज्य है। यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट जाती हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है। देखिए हमने जो संख्याएं लिखी हैं वो 4 से लिखी हैं, हमने 1, 2, 3 को शामिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 ये या तो स्वयं से कटेंगी या 1 से कटेंगी, अन्य किसी संख्या से ये नहीं कटती हैं, इसीलिए इनको हम भाज्य में शामिल नहीं करते हैं। भाज्य में हम शामिल किसको करते हैं? 4 को। देखिए इसमें 1 और 4 से तो कटती है, साथ में 2 दूनी 4, 2 का भी टेबल लग गया। 6 है, 6 में 2 तिया 6, 2 का भी टेबल लग गया। 3 दूनी 6, 3 का भी टेबल लग गया। इसी तरह 8 पे आ जाइए तो 2 चक्कू 8, 4 दूनी 8, जहूं पहाड़ा लाग गवा, 2 को लाग गा, 4 को लाग गा। अब अगर ऐसी कोई संख्या है जो 1 और स्वयं तो कटे जाते हैं, लेकिन अगर वह संख्या ई के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट जाए तो आप बिल्कुल बात समझ जाओ कि ये संख्याएं कैसी हैं? सम संख्या। सम संख्या नहीं, भाज्य संख्या। सम तो 2 से ही सिर्फ कटती है। इसके बाद देखिए आता है नंबर 8 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जस्ट अपोजिट भाज्य का। हमने यहाँ आपको क्या बताया कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी संख्या से कट जाए
वो कहलाती हैं भाज्य। तो अभाज्य की डेफिनेशन क्या बनेगी कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कट जाए और अपने आप से कट जाए, बस वही कहलाएगी अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, अब 2 का पहाड़ा लगाओ, या तो इमा 1 कर लगी या तो इमा 2 का लगी, 1 2 तो 2 1 2, इसके अलावा इमा कोई पहाड़ा नहीं लगी, इसलिए ये क्या है अभाज्य संख्या। अब 3 में भी चेक कर लीजिए, 5 में भी चेक कर लीजिए, 7 में भी चेक कर लीजिए, ये या तो स्वयं से कटेंगी या 1 से कटेंगी, इसलिए ये कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। मैं जरा 1 मिनट पानी पी लेता हूं। हाँ मित्रों, मैं आ गया। अकेला कोऑपरेट करना पड़ता है कैमरा, इसलिए मुझे पानी पीना था। तो चलिए, आपको थोड़ी सी परेशानी हुई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं हम सहअभाज्य संख्याओं की। देखिए, सह का मतलब क्या होता है? सह यानी जहां पर कोई अपना साथी हो, कोई व्यक्ति अकेला ना हो, कोई सहयात्री मिल जाए, कोई साथ बैठने वाला मिल जाए, बोलने वाला मिल जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं सह। तो यहाँ पर भी देखिए, सहअभाज्य का मतलब होता है, सह यानी साथ में, अभाज्य का मतलब कि जिनकी आपस में ना कटे, यानी बैठ तो 2-3 जने हैं मगर इनकी आपस में या एक दूसरे से कट नहीं रही है। बैठ जरूर है या कहते बहुत लोग, एक दिन बैठ है मगर कट नहीं रही, बन नहीं रही, मगर बैठ है ये कहती। तो जिनकी आपस में बैठ तो है मगर कटे ना, वही कहलाती है संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं। अब जैसे देखो, 2 है 5 है, ई अपन गाना गा रहे हैं, ई अपन गाना गा रहे हैं, नाहिन कोनो इस पहाड़ा बना है कि जो 2 मो लग जाए 5 में लग जाए। 2 का अपने में लगी, 2 एकम 2, 1 2 ना 2, 5 अपने में लगी, 5 एकम 5 और 1 पंचे 5। मगर इनकी दोनों जने के जो पटरी है वह कभी मिली नहीं है, साथ है मगर मिली है नहीं। ठीक, यह रीजन है सहअभाज्य के, समझ गए? मतलब चाहे वह 3 7 देख लो, 5 7 देख लो, 8 11 देख लो, कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए कि इनमें क्या होगा कि ये कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, ये स्वयं से ही कटेंगे और ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि लग जाए। तो अब आगे बात करते हैं परिमेय संख्याएं। ये तो भाई आप सभी लोग जानते होंगे, बड़ा फेमस पेपर में पूछ लिया जाता है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय यानी कि पासे परिमेय और पासे पी, यानी ऐसी संख्याएं जिनको P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी सही बटे अंश बटे हर के रूप में अगर आप उसको लिख दें तो वो कहलाती है क्या? परिमेय संख्याएं। मगर दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि P अपान Q के रूप में लिख तो दो, पता चला 4/0 लिख दो तो यू नहीं माना जाए, मामला बुढ़ाई जाए, गलत हुई जाए। तो क्या करोगे कि जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो मामला सब झमाझम हो जाए और सवाल गलत हो जाए। ठीक, तो P अपान Q के रूप में आप जो लिख सकते हैं वो कहलाएगी परिमेय संख्याएं, मगर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हर का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप परिमेय संख्या समझ गए होंगे। अब आ जाओ अपरिमेय संख्या। आए तो वह कर भाई, परिमेय वाले का कहा कि P अपान Q के रूप में लिख दो और Q का मान 0 बराबर ना होए और इनका उल्टा कर दो अपरिमेय, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। जैसे पाई है, अब पाई के मान वैसे हो तो 22/7 है, अगर 22/7 लिखते हो तो हुई गए परिमेय संख्या, लेकिन अगर खाली पाई लिख के छोड़ते हो तो वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। और भी √2, √3, -√7, इनको आप P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। और अब आते हैं वास्तविक संख्याओं पे। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? वह बात कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को आपस में मिला दें, यानी कि जिनको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं और जिनको हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, दोनों को अगर हम आपस में मिला दें तो हमारी बनती है वास्तविक संख्या है। तो चलिए बिल्कुल हम अपने वीडियो के अंत तक हैं, बिल्कुल मत आप कट करिएगा और देखते रहना कि थोड़ी सी बातें बची हैं। फिर आते हैं क्रमागत पूर्णांक। दोस्तों
क्रमागत पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्रमागत का मतलब है एक एक जुड़ता चला जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब जरूरी नहीं है कि एक से ही क्रमागत हो, आप 20 से शुरू कर दो, 20 21 22 23 24, 100 से शुरू कर दें, 100 101 102 103, यानी कि ऐसी संख्याएं जो एक एक जिसमें वृद्धि हो रही होगी वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। ये शर्त है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना इनको क्रम से लगा दो, क्रमागत लगा दो, तो एक एक की जब वृद्धि होगी तो आप उसको क्रमागत के रूप में लिखेंगे। इसके बाद आता है क्रमागत सम संख्याएं। सम संख्याएं क्रमागत का मतलब ये होता है कि 2 4 6, यानी कि उसमें 2 2 का अंतर होगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि सम संख्याओं में जो डिफरेंस होता है 2 का होता है। भाई 2 के बाद आएगा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, या फिर 50 52 54 56 58, यानी कि जब आप सवाल लगाएंगे तब आपको x मान करके आप सवाल लगाते हैं तो पहली संख्या x मानेंगे अगर सम पूछ रहा है, दूसरी x + 2 x + 4 x + 6 x + 8। लेकिन अगर कहेगा क्रमागत संख्या है तो अगर आपने x माना तो आप क्या करेंगे, x x + 1 x + 2 x + 3, यानी 1 की बात आप करेंगे। और अंत में क्रमागत विषम की अगर बात कर ले तो विषम में भी देखिए 2 का है, तो 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, यानी कि सम और विषम की कंडीशन बिल्कुल सेम है कि सम और विषम में 2 अंकों का फर्क रहता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी और संख्या पद्धति का जितना भी समझाने वाली बातें हैं ये हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा दी है। अगली वीडियो जो हम गणित की लेकर के आएंगे तो इस पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद शुभम गिरी। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरा हौसला है और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आपको मेरा सपोर्ट करना होगा। तो चलिए, अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।